নমস্কার। আমাদের বিশেষ আরও একটি আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ একজন মানুষের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দেব, একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। এই মানুষটির জন্ম আমাদেরই ত্রিপুরার ছোট্ট ধলাইতে। 1963 সালে এখানেই তার জন্ম হয়। যদিও দেশভাগের পর তার পিতার কাজের সূত্রে তাকে চলে যেতে হয় দিল্লিতে, কিন্তু তার মাঝখানেই একটি দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় সেই মানুষটিকে, যার ফলে প্রায় 90% ডিসেবল হয়ে পড়েন তিনি। শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম সেই মানুষটির বয়স এখন 57 বছর, কিন্তু এই 57 বছর বয়সে দাঁড়িয়েও তিনি গোটা দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে ঘুরছেন, দেশের বাইরে গেছেন, একাধিক গুণী মানুষের সান্নিধ্যে এসছেন। ওনার এইম একটাই, শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। এবং তিনি মনে করেন যে 90% ডিসেবল হয়েও তিনি নিজেকে শাহরুখ খান বা সলমান খানের মতো একজন সেলিব্রিটি ভাবেন। এবং মনের জোর কতটা থাকলে পর তিনি একজন মোটিভেশনাল স্পিকার, মেন্টর। স্কুলে কলেজে তিনি যাচ্ছেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলছেন, তাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন। সেই মানুষটির সঙ্গেই আজকে আমাদের এই আলাপ। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সাগর পারাশ্রী। NCERT-তে তিনি অফিসার পদে কাজ করছেন সেখানে, এবং সেই পথ চলাটাও সহজ ছিল না, অনেক কঠিন ছিল। এই গোটা বিষয়টা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আমাদের এই বিশেষ যে সেগমেন্ট, সেই সেগমেন্টের আমরা নাম দিয়েছি শান্তি এবং শক্তি। শান্তি, তার ভেতর দিয়ে এক মানসিক দৃঢ়তা, এগিয়ে যাবার দৃঢ়তা। শান্তি কী করে সেই দৃঢ়তা দিতে পারে, সেই বিষয় নিয়েই सागर पराश्री संगे আমাদের এই আলাপ। সঙ্গে আছেন আপনারাও। आपका स्वागत है न्यूज़ वैनगार्ड में। अनुपम जी, आपका धन्यवाद, और त्रिपुरा के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके काम के बारे में आऊँगा, फिर पहले जानना चाहता हूँ, त्रिपुरा में आप जन्मे हो, यहाँ का पास्ट हिस्ट्री, आप कैसे बड़े हुए हो यहाँ पे, कहाँ थे आप, यहाँ से दिल्ली आप कैसे पहुँच गए, ये कहानी थोड़ा जानना है। 1958 में मेरे फादर जो डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा थे, उनको भारत सरकार की तरफ से हिंदी प्रमोशन के लिए यहाँ पर उनको जॉब मिली थी हिंदी लेक्चर के लिए। तो वो अगरतला आए थे, उन्होंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद उनकी शादी भी यहीं पे होकर हुई थी। और हम सब जो 5 बहन भाई हैं, वो सभी इसी अगरतला के साथ के बाद उनका ट्रांसफ़र अम्बासा हो गया था। और वहाँ पर अम्बासा में हम काफ़ी लंबे टाइम तक रहे। मेरे फादर वगैरह तो 14 साल रहे, लेकिन मेरा जब जन्म हुआ उसके बाद मैंने अपने जीवन का 8 साल जो बिल्कुल उछलते कूदते भागते दौड़ते धलाई रिवर में खेलते कूदते और पहाड़ों पे घूमते फिरते मैंने बिताया था। तो इसलिए मैंने जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैंने चंदपारा स्कूल में मैंने पढ़ा था। मुझे हिंदी नहीं आती थी तब, लेकिन बंगाली में पढ़ लेता था, बंगाली बोलता चालता था, बंगाली में गप मारता था बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ बंगाली, लेकिन मैं बंगाली बोल नहीं पाता। लेकिन मेरा जीवन यहाँ से फिर फादर का 1971 में जब युद्ध हुआ था बांग्लादेश और वो पूर्वी पाकिस्तान का और भारत का, तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। उस युद्ध में पे भारत सरकार ने मेरे पापा को दिल्ली बुला लिया। तो उस तरह से मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में था जब पैदा हुआ था, फिर मैं दिल्ली पहुंच गया था। दिल्ली आप पहुंच गए, आप नॉर्मल थे, आप जैसे बोल रहे हैं आप नॉर्मल इंसान की तरह खेलते थे कूदते थे, तो ये हादसा आपके साथ कैसे हो गया, आप 90% डिसेबल कैसे हो गए? मेरा 12 साल की उम्र में मुझे सेरिब्रल अटैक्सिया हो गया था, क्योंकि मैं जैसे अम्बासा में था तो वहाँ बरसाती कुआं था। तो जब मैं वो 40% जो डिप था बरसाती कुआं, जब मैं उसमें गिर गया था, ऊपर से 2 कलाबाजी खाई थी मेरी माँ को मैंने आवाज़ लगाई, तो वो सूखा था कुआं। मैं उसमें बाल्टी डाल के मेरी माँ ने किसी के सहारे
और मुझे बाहर निकाल लिया। तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दिल्ली में जाकर 2 बेड जो थे, वुडन बेड थे, उनके बीच में मेरा पैर चला गया था एक दिन शाम को। वहाँ से मेरे राइट लेग के जो नी के नीचे सेप्टिक हो गया। सेप्टिक होने से नेक्स्ट डे स्वेलिंग आ गई। स्वेलिंग आने से मेरे फादर ने इमीडिएटली ऑल इंडिया मेडिकल नई दिल्ली में अप्रोच किया। तो वहाँ पे मेरा सेप्टिक ज़्यादा हो गया था। उन्होंने फिर मुझे कुछ इंजेक्शन लगाए थे पार्टिकुलर्स को रोकने के लिए। तो 14 दिन में सेप्टिक तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन मैं चल फिर नहीं पा रहा था। फिर मुझे वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, रेफ़र कर दिया था एग्जामिनेशन के लिए। तो 6 मंथ्स लॉन्ग मेरा एग्जामिनेशन चला कि मुझे क्या हो गया, मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और मेरी जो कंडीशन है वो डिसेबिलिटी मेरी बढ़ गई थी तब। फिर उन्होंने मुझे आगे चलकर मुझे उन्होंने डिसेबल सर्टिफिकेट दे दिया, और ये कहते हुए कि ये परमानेंट डिसेबल हो गए हैं और इनको सेरिब्रल अटैक्सिया हो गया है, जो प्रोग्रेसिव डिजीज़ होगी। उस डर के कारण से वहाँ के डॉक्टर ने मेरी जो 6 क्लास की एजुकेशन थी उसको स्टॉप करा दिया। तो मतलब मानो डॉक्टर लोगों ने आपको बोल दिया पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगा, आपको मेंटल स्ट्रेस किसी भी तरीके से पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा हालत हो गया था क्या आपका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको डर था कि मेंटली मेरे को जो प्रॉब्लम हो गई है उससे आई वुड गो मैड। तो इसलिए मेरे फादर ने फिर मुझे बताया। लेकिन मुझे 15 साल की उम्र में फिर मुझे निराशा हुआ, होपलेस हो गया, सब कुछ हो गया लाइफ में। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने जीवन को एक अच्छा सुंदर तरीके से बिताने की कोशिश करूं। मेरी डिसेबिलिटी जो है वो मुझे भी अच्छे ढंग से चलने फिरने में, घुमाने फिराने में मदद करे, और मेरी डिसेबिलिटी को मैं भुलाते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाऊं। और अपने जीवन को सुंदर नहीं, मैंने सपना देखा था उस वक्त 15 साल की उम्र में कि मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे पूरी मानव जाति की भलाई हो। तो इसको लेके मैंने जो सपना देखा था, मैंने बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल सुने थे फादर के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, कि महात्मा गांधी ने किस तरह से सत्य और अहिंसा पर काम किया, मदर टेरेसा ने कैसे मानव जाति की कल्याण किया, जीसस क्राइस्ट ने किस तरह से शांति को लेकर क्रॉस पे चढ़ गए मानव जाति की कल्याण के लिए, महात्मा बुद्ध ने कैसे अपने परिवार को छोड़ के वन में चले गए विश्व शांति के लिए। तो इस तरह से विवेकानंद की जो वाणी थी विश्व में जो गूंजी थी, वो किस तरह से पूरी दुनिया में चेंजिंग लेके आ गई। तो शांति में इतनी क्या ताकत होती है, क्या शांति वास्तव में मेरी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज कर सकती है? मेरे मन में सवाल उठने लगे। मैंने सोचा शायद यही है एक शांति का थॉट जो वास्तव में मेरे को पढ़ लिख कर भी सकता है, मेरे जीवन को सुंदर बना के, पवित्र बना के मानव जाति का कल्याण कर सकता है। ये सपना मैंने उस वक्त देखा था और वो सपना मेरा साकार हो गया। एक चीज़ है, तब के टाइम में आपके पिताजी या घर वाले लोग वो तो आपको अलाउ नहीं कर चुके होंगे कि आप इस पढ़ाई फिर करो, लेकिन ये आपके दिमाग में ये कैसे आया कि शांति को फैलाओ, पढ़ाई करो, आगे चलो? आपको ये ताकत हिम्मत कैसे मिली? क्योंकि शांति के बारे में जब मैं सोचने लगा तो मेरे अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट आ गया, विल पावर आ गई, मेरे अंदर जीने की तमन्ना आ गई। मेरी होपलेस जो जीवन था वो होपफुल में चेंज हो गया है। मैंने दुनिया में लोगों को देखता था, कितना कष्ट है दुनिया में, लोगों में कितनी बीमारियां हैं, तकलीफ है। जब मैं विज़िट करता था हॉस्पिटल का, तो मैंने सोचा कि ज़रूर इस कष्ट का निवारण शांति में है। इसलिए पूरे सारे धर्म क्या कहते हैं? शांति, शांति। तो शांति वास्तव में ईश्वर का सुंदर पवित्र नाम है, ईश्वर का सुंदर आशीर्वाद का नाम है। शांति किस इंसान को लव नहीं, प्यार अच्छी नहीं लगती है? पूरी दुनिया चाहती है शांति हो, शांति हो, शांति हो। यूएनओ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वहाँ पर, वो भी विश्व शांति को लेके हुआ। सारे दुनिया के देश पूरे सितंबर में असेंबल होते हैं, वो विश्व शांति को लेके, सपने को लेके साकार होते हैं, ताकि दुनिया में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, वेपन्स नहीं हो, कुछ नहीं हो। हमारे जीवन के जो कष्ट हैं उसका निवारण हो, परमानेंट कोई है तो उसका निवारण मैंने देखा है, इतने लंबे टाइम के बाद देखा है। शांति ही केवल एक ऐसी दवा है जो कोरोना से भी सीधा लड़ने में ताकत देती है, जो पूरी मानव जाति की रक्षा करती है। तो इससे सुंदर कवच दुनिया में कोई और नहीं है। तो धलाई डिस्ट्रिक्ट से आप सीधा चले गए दिल्ली। इसके बाद जब आपने ठान लिया कि मुझे आगे पढ़ाई करना है, आगे चलना है,
आपकी पढ़ाई तब कहाँ हुई? वो तो और एक स्ट्रगल था आपके लाइफ में शायद। हाँ, स्ट्रगल तो था, लेकिन मेरे फादर ने मुझ पे छोड़ दिया था कि वो जैसे पढ़ना चाहता है पढ़ेंगे, और टीचर्स को भी पता था कि इनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। मेरे जो यार दोस्त हैं वो मुझे तो हेल्प करते थे स्कूल लाने ले आने में। तो मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई में इंटरेस्ट था, सब था। तो ईश्वर ने, ये शांति की ही ताकत थी, क्योंकि मैं डेली शांति के बारे में बातें करता था, सुंदर आसमान तारों के बारे में बातें करता था, सुंदर बादल के बारे में बातें करता था, अच्छे लोगों की बातें करता था, सारी अच्छी बातें करता था जो ईश्वर ने हमको दान में दी है हमारे जीवन को जीने के लिए। तो मुझे लोग, आस पड़ोस के लोग कहते भी थे कि ये तो पता नहीं कहाँ से नए साधु आ गए जो शांति की बातें करते हैं। तो मैं उस वक्त जो शांति की बातें करता था, मुझे भी नहीं पता था कि शांति का वास्तव में रूप क्या है। लेकिन वास्तव में जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और शांति के बारे में सोता रहा, तो मेरी डिसेबिलिटी से मेरे कष्टों से लड़ने की ताकत मेरे अंदर पैदा हो गई। और सभी डॉक्टर ने फिर मुझे शाबाशी देने लगे, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, यही है आपके जीवन की दवा, जीवन जीने की दवा, मुस्कुराने की दवा, और अपने जीवन को सुंदर और अच्छे बनाने की दवा। तो मैं इतने लंबे टाइम के बाद, आफ्टर 20 years लॉन्ग जर्नी, मैंने अपने जीवन में मैंने वो पाया है जो शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और मैं इसके लिए सीधा ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अगर उसने मुझे शांति थॉट नहीं दिया होता, शांति के रास्ते पर मुझे चलने का राहगीर नहीं बनाया होता, तो मैं आज त्रिपुरा में कहाँ से कैसे आ पाता, अपनी जन्मभूमि से प्यार कैसे कर पाता, और यहाँ पर आके लोगों को वो शांति संदेश स्कूल में जा के कैसे दे पाता, या अपने देश के कोने कोने में जहाँ पे मेरी व्हीलचेयर नहीं जा सकती, मैं उस पहाड़ों में कैसे जाता, मैं उस खाइयों में, कश्मीर की खाइयों में कैसे जाता, मैं दार्जिलिंग की चोटियों पे कैसे पहुंच जाता, मैं रेगिस्तान में कैसे पहुंच जाता, राजस्थान में, मैं समुद्र के किनारे केरल में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में, सब जगह कैसे पहुंच जाता, मैं 25 स्टेट्स का विजिट कैसे कर पाता, मैं 5 स्टेट्स का यूनियन टेरिटरी को मैंने टच किया इसी मिशन को लेके। और मैं अपने देश नहीं, अपने देश के बाहर 4 देशों में कैसे घूम चला जाता। अगर शांति मिशन मेरे साथ नहीं होता, मैं, डॉक्टर ने मुझको डर था कि मैं पढ़ लिख नहीं सकता, लेकिन शांति की ताकत देखिए, शांति का आशीर्वाद देखिए, शांति ने मुझे ऑथर बना दिया, लेखक बना दिया। मैंने अपने जीवन में शांति को लेकर 3 किताबें लिखी हैं अभी तक। আসছি আপনার এই বইয়ের ব্যাপার নিয়ে। আমি একবার দেখাতে চাই এই মানুষটি হুইল চেয়ারে বসা এবং প্রায় 70% ডিসেবিলিটি, 90% ডিসেবিলিটি নিয়ে তিনি কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছেন। অনেকেই যারা এই শারীরিকভাবে তেমন সক্ষম নন, সাধারণভাবে চলাফেরা করতে পারেন না, তারা কিন্তু এই দৃঢ় মানসিকতা রাখতে পারেন না, বা পরিবারের লোকেরও তাদের প্রতি তেমন আস্থা থাকে না, ভরসা থাকে না। কিন্তু মিস্টার সাগর, তিনি সাগরের মতোই বিশাল, এবং এই সাহস নিয়ে তিনি শান্তিকে ভরসা করে কি করে এগিয়ে গেছেন, এই বিষয়টাতে নিশ্চয়ই আমরা আসব। কিন্তু তার আগে पहले मुझे ये बताइए, इसके बाद आपका पढ़ाई लिखाई, आगे आपका करियर कैसे बना? कैरियर मेरा, जब मैं बीए कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डेंस, तो मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्लर्क ग्रेड का। तो वो क्लर्क ग्रेड का एग्ज़ाम देने से मैंने उसे पास कर लिया, और एनसीईआरटी में मुझे हैंडीकैप कोटे में जॉब मिल गई थी क्लर्क ग्रेड की। तो मैंने वहाँ पे फिर मुझे जॉब मिल गई, फिर मैंने मुझे वहाँ पे मकान भी मिल गया रहने के लिए। फिर मैं अपना मिशन पे काम करता रहा। मेरे को व्हीलचेयर पे आ गया, जबकि मेरी डिसेबिलिटी बढ़ गई। मुझे कम्प्लीटली, जैसे अपने हाथ से खा नहीं पाता, अपने हाथ से किताब नहीं पकड़ सकता, अपने हाथ से मतलब घड़ी नहीं पहन सकता, सेविंग नहीं कर सकता, अपने जूते वगैरह कुछ नहीं पहन सकता। लेकिन बच्चों की तरह एक देखभाल करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी मेजर है इसलिए। लेकिन मैं इस डिसेबिलिटी को पूरा एंजॉय करता हूँ और मैं इस डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी नहीं मानता। ये जीवन का कष्ट है तो उसे हमें गले लगाएंगे। शांति कहती है, जीवन के कष्टों को गले लगाओ, मैं आपकी ताकत हूँ। और वो ताकत मेरे जीवन की एक दवा बन के
एक सुंदरता बन के मेरे जीवन में है। और आप लोग सब देख रहे हैं, इतने बचपन से लेके अभी तक मैंने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर पाया ही पाया है, कुछ खोया नहीं है। आप खुद को शाहरुख खान समझते हो? यस, मैं उनसे भी ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझता हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल फिजिकली अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, सब कुछ हैं। वो अपना प्रोफेशनली काम करते हैं फिल्म में और पैसा कमाते हैं, लेकिन मैं तो पीस मिशन में अपना पैसा लगाता हूँ, उल्टा शांति मिशन में लगाता हूँ। और लोगों को मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, जीवन में खुशियाँ देता हूँ। तो मुझे भी शांति का हीरो बनाया है ईश्वर ने। आपके मिशन के बारे में थोड़ा जानना था। मिशन क्या है, आप क्या करते हो, इसको डिजाइन कैसे किया आपने और कैसे आप इसको आगे ले जा रहे हो? मैं जब स्कूल में जाने लगा था, दिल्ली के स्कूलों में स्टार्ट किया था जाना, प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ पे मुझे प्रिंसिपल ने मुझे प्रमोशन दिया कि आप आइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए शांति को लेके। तो जब मैं मोटिवेट करने लगा तो मैंने उसको पीस एजुकेशन का नाम दे दिया बच्चों को स्कूल में। तो पीस एजुकेशन का नाम देने से मैंने उनको अपने जो जीवन का एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपने जीवन में पाया है, शांति किस तरह से जीवन में एक चेंजिंग लाती है, किस तरह से जीवन में एक हमारे कष्टों से लड़ने की ताकत लाती है, किस तरह से हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देती है, किस तरह से हमारे जीवन को एक पवित्र और अच्छा सुंदर इंसान बनाने में मदद करती है। तो मैं उसी पीस एजुकेशन को लेकर फिर मैं धीरे धीरे सभी स्कूलों में जाने लगा, अप्रोच करने लगा। जहाँ भी मैं जाता था प्रिंसिपल मुझे अप्रिशिएट करते थे, टीचर अप्रिशिएट करते थे। और जिन बच्चों को मैं लेक्चर देता था, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार एक स्कूलों में इकट्ठे एक साथ एक लेक्चर देता था, उन लोगों की जो शाबाशी थी, क्लैपिंग थी, वो केवल मुझे और हौसला दे रही थी कि मैं अपने जीवन में और आगे बढ़ूं और काम करूं, मैं अपने देश के लिए जीवन जीऊं, दुनिया के लिए जीवन जीऊं, ताकि मेरी डिसेबिलिटी मेरे लिए एक अवार्ड बन जाए। डिसेबल बच्चों के लिए भी आपके पीस प्रोग्राम में कोई मतलब आपका कैंपेन होता है? हाँ, पीस प्रोग्राम में मैंने कई बार जब 2 कौमों में, हिंदू मुस्लिम में एक बार दंगा हो गया था, जब मैं गया था यूपी में मुरादाबाद में, तो वहाँ 144 लगी हुई थी। तो वहाँ के एडीएम सर ने मुझे कहा कि आप एक शांति मार्च निकालिए। तो वहाँ के बच्चों को लेकर उस में मुझे शांति मार्च 4 किलोमीटर का निकाला था। मैं आगे था और वो इस तरह से मुझे खुशी हुई कि मेरे मिशन से लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आता है, प्यार जगता है, आपस में एकता प्रेम की भावना जगती है। तो मैं जीवन में और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करने लगा। मेरे अंदर नए नए सुझाव आने लगे, ऑब्जेक्टिव आने लगे कि शांति के द्वारा हम लोग ही केवल अच्छा जीवन जी सकते हैं और एक अच्छा नेक रास्ता जा सकते हैं। शांति के कारण से दुनिया में विकास हो सकता है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, सबके साथ जस्टिस हो सकता है पूरा। और इसी जस्टिस का नाम है सत्य में जयते। लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे फंडिंग की भी ज़रूरत है। आप घूम रहे हो, पूरा देश घूम रहे हो, इसके लिए आप अकेले चल भी नहीं सकते, आपका एक सहारा चाहिए फॉर 24 आवर्स। सो ये फंडिंग सबके आप ही नौकरी तो आप एनसीईआरटी पे करते हो, तो इसे फंडिंग कैसे आप कलेक्ट कर लेते हो? मैंने जब स्टार्टिंग में ये काम शुरुआत किया था तो लोग सब मजाक उड़ाते थे, मुझे यहाँ तक कि बोल देते थे कि ये खुद तो चल नहीं पाता हूँ और शांति की बातें करता हूँ और पीस की बातें करता हूँ। तो मैं इन सब को डिसरिगार्ड करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अच्छे काम करने पर हमेशा क्रिटिसाइज होगा। और महात्मा गांधी जी ने ठीक कहा था, क्रिटिक्स आर माई गुड फ्रेंड। तो उन लोगों ने क्रिटिक्स किया, मेरे जीवन को और हौसला दिया। मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, मुझे इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलती थी। मैं अपना जीपीएफ में से पैसा निकालने लगा। जब ज़रूरत पड़ी तो 4 बैंकों से मैंने लोन लिया, पर्सनल लोन। उन्होंने, बैंक वालों ने पूछा, पर्सनल लोन जो ले रहे हो उसके पीछे आप कॉज बताइए क्या है। मैंने कहा शांति मिशन के लिए ले रहा हूँ मैं अपना लोन। तो उन्होंने मुझे लेकिन लोन दिया, लोन देने से नहीं रोका। तो मेरे को कई बार मुझे लोन उतारने में परेशानी आती थी, तो मुझे पुलिस का सहारा मिलता था, लोगों का सहारा मिलता था कि अब मेरा जो लोन है उसे माफ़ कर दिया जाए। तो कई बैंकों ने मुझे लोन को माफ़ कर दिया। और मैं अपने इंडिया गेट पे नई दिल्ली में 1 जनवरी को
मैं इंटरनेशनल पीस सेलिब्रेशन डे ऑब्जर्व करता था। और वहाँ पे मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मुझे परमिशन मिलती थी, दिल्ली पुलिस के द्वारा मुझे परमिशन मिलती थी, IPS के द्वारा मुझे परमिशन मिलती थी कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको करने दिया जाए। मैंने 8 ईयर्स कंटिन्यू दिल्ली में ये काम किया, हज़ारों लोग वहाँ आते थे। तो मैं नए साल को हैप्पी न्यू ईयर की जगह मैं इंटरनेशनल पीस सेलिब्रेशन डे में मैं मनाना चाह रहा था। तो वो मेरा फंडिंग के कारण से और लोगों की कोऑपरेशन नहीं करने से फिर मैंने बंद कर दिया। तो फिर मैंने सोचा, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि एकला चलो, तो मैं एकला चलने पर विश्वास करता हूँ बचपन से। तो मैंने अपने जीवन में एकला चलो का जो रूल है वो मैंने अडॉप्ट कर लिया था। और मैंने अपने शांति मिशन पे एकला चला हूँ, क्योंकि गांधी जी अकेले थे, मदर टेरेसा अकेले थे, विवेकानंद जी अकेले थे, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो सब अकेले थे। उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने अपने दम पर सब कुछ किया। ऐसे ही मैंने भी अपने दम पर किया। मैंने लाखों रुपया, अभी तक मैंने लाखों रुपया, 20 लाख से 25 लाख रुपया अपनी पॉकेट से फंडिंग किया है इस मिशन के लिए अभी तक मैं। और इसके लिए मेरे पास पार्टिकुलर फाइनेंशियली रिकॉर्ड हैं, पूरे सारे सब कुछ है। मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी 6000 रुपीज़ कई महीने तक डोनेट किया है। तो मुझे मेरा जीवन एक अच्छा सुंदर पवित्र बनता चला गया, क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी से आशा नहीं की, लेकिन लोगों ने जो मुझे हेल्प की है फाइनेंशियली, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने भी मुझे हेल्प की है अभी तक। और मैं अभी कम से कम 7 सालों से जब मैं अपने देश के कोने कोने में जा रहा हूँ, तो मुझे खुशी है कि मुझे वहाँ स्कूल एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों मिलके मुझे रहना खाना पीना फ्री करते हैं मेरा, और मेरे स्कूलों में प्रमोशन के लिए मुझे हेल्प करते हैं, और मुझे वहाँ पे रहना खाना पीना फ्री होता है। कितने स्टेट में गया हूँ, वहाँ पे मुझे जाने आने फ़्लाइट का खर्चा भी देते हैं। हाँ, मैं इस अपने ऑफिस से NCERT से अपनी छुट्टियाँ मैं खुद लेता हूँ, जैसे अर्न ले ली, CL ले ली। कई बार तो मेरी छुट्टियाँ भी नहीं होती थी, मैं विदाउट पे चला जाता था, क्योंकि मेरे जीवन में सेक्रीफाइस करने की ठान ली थी कि जीवन में सेक्रीफाइस के बिना कुछ नहीं मिलेगा। आज आके 2021 में सेटिस्फेक्शन कहाँ पे है? जो लड़ाई आपने शुरू की थी, आपने बोल रहे थे कि बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, वो तो आपका खुद का वेबसाइट भी एक बना चुके हो आप। अब दुनिया का सर्टिफिकेट सब मैंने देखा है वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, और रिकॉग्निशन अपलोड किया हुआ है वहाँ पे बहुत सारा। सेटिस्फेक्शन कहाँ है आपका? मुझे बहुत खुशी है अपने जीवन में। एक छोटा सा कदम मैंने लिया था पीस को लेके, और मैंने उसको लेके एक कोटेशन लिखी थी, ए स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स पीस इज़ ए बिग स्टेप टूवर्ड्स वर्ल्ड पीस। मैंने ये कोटेशन लिखी थी कि क्योंकि मैंने जीवन में वो सपना जो मैंने कभी देखा था कि मैं जीवन में अपने देश के लिए, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीवन जीऊँगा, वो सपना मेरा साकार हुआ, वो पूरा हुआ है मेरा सपना, और मैं उसको और पूरा करना चाहता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम के सर ने मुझे इतनी शाबाशी दी थी, जब उनसे मेरा कोस्पोंडेंस होता था, जब वो राष्ट्रपति थे, वो मुझे भी तभी उन्होंने मुझे लेटर लिख के मेरे को शाबाशी दी। और जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे 3 बार कसम दिलाई थी कि मिशन पर जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा तब तक ये काम करता रहूँगा। उन्होंने मुझे 3 बार कसम दिलाई थी, उससे मेरा हौसला और 4 गुना हो गया। অবশ্যই আমরা এই আলোচনায় ফিরছি। সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর আবার ফিরছি আলোচনায়, সঙ্গে থাকুন। फिर एलाम বিরতির পর। सागर जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने किताब लिखा है विकलांगता, शांति और न्याय। ये न्याय वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो भी डिसेबल पर्सन्स हैं इन इंडिया, सबको न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने इसीलिए सबको कहता हूँ, विकलांगता जो है वो हमारी अपनी गलती नहीं है, ये पार्ट ऑफ नेचर है।
जिस तरह से पूरे वन में सब अलग अलग पेड़ होते हैं, कोई झुका होता है, कोई सुंदर होता है, कोई बिना फल के होता है, कोई ज़्यादा दीमक लग जाती है, कोई किसी को कुछ आता है। इस तरह से मनुष्य का जीवन है, मनुष्य भी अलग अलग रूप लेके पैदा होता है। तो डिसेबिलिटी जो है वो एक पार्ट ऑफ नेचर है, उसमें हम लोगों की अपनी गलती नहीं है। जैसे एक डिजीज़ होती है, ऐसे एक डिसेबिलिटी का पार्ट है। तो मैंने उनको सबको यही सिखलाता हूँ। इस किताब में मैंने ये मेंशन किया है, डिसेबिलिटी होना कोई पाप नहीं है, लेकिन डिसेबिलिटी के आगे झुकना ये गलत है। हमें डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज करना है, अपनी ताकत से अपने अंदर विश्वास पैदा करना है, जीवन जीने का, अपने अंदर एक ऐसी पॉजिटिवनेस लानी है ताकि हम अपनी जीवन को सामान्य व्यक्ति की तरह बिता सकें और उनको बता सकें कि हम डिसेबल नहीं हैं, हम आप ही की तरह नॉर्मल हैं और अच्छे हैं। और जो शांति पथ है, वो शांति जो पथ है वो डिसेबल इंसान को जीने का सहारा है, सबके मनुष्य का, पूरे मनुष्य का सहारा है जीवन जीने का। लेकिन वो अगर हम उस पर चल पड़ते हैं और हमारी जो डिसेबिलिटी है और मनुष्य को जो है पूरा जो कष्टों से लड़ने का न्याय, जीवन में जीने का न्याय, रोटी कपड़े के मकान का न्याय, वो धीरे धीरे नसीब हो जाता है। इसलिए मैंने इसका नाम दिया है विकलांगता, शांति और न्याय। आप धलाई से हो, वहीं पे पले भरे हो। एक टाइम था त्रिपुरा में इंसर्जेंसी बहुत बढ़ गया था, अभी फ़िलहाल कंट्रोल में है, लेकिन फिर एक बार दोबारा कुछ लोग ऐसे ही वो जंगल जीवन में चले जा रहे हैं। वहाँ पे बंद नहीं हुआ, फ़िलहाल 65 से 70 लोग अभी भी वहाँ पे है। और आपका जो धलाई है वो इस एरिया में आता है जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो ये भी एक वार है, एक लड़ाई है उनके खिलाफ। उनको बहुत से लोग वापस आ रहे हैं नॉर्मल लाइफ में, लेकिन कुछ अभी भी बंदूक लेके जंगल चले जाते हैं। इसके लिए जो एंटी पीस का जो दुनिया में केवल 2 ही रास्ते हैं, एक पीस पाथ है, एक है एंटी पीस पाथ। तो ऐसे लोग एंटी पीस पाथ को फॉलो करते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको शांति मिशन के बारे में समझाने की ज़रूरत है, उनको अपने जीवन के बारे में समझाने की ज़रूरत है। उनको वो किसी का पैसा छीन के, किसी को मार के उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है। अगर उनके दिल से पूछो, इंसर्जेंसी करके उनको गोली चला के किसी को कुछ मार के कुछ मिलता है? तो उनका दिल बोलेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं। लेकिन मिसगाइड करके लोगों को इंसर्जेंसी की तरफ धकेला जा रहा है, उनको गलत लोगों को भड़काया जा रहा है। तो जय वाल्मीकि जैसे डाकू जो साधु बन गए, इतने बड़े साधु बन गए हैं, उन्होंने महात्मा बुद्ध की आवाज़ को अपना लिया, उनके सामने झुक गए। तो ये इंसर्जेंसी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मैं समझता हूँ, अगर हम सब लोग मिलके शांति की बातें करें और इंसान की बातें करें, इंसान के जीवन की बातें करें, न्याय की बातें करें। इंसान को रोटी कपड़े मकान की ज़रूरत है, अगर हम उससे केवल उसी तरफ फोकस करें तो दुनिया में मुझे समझता हूँ जितनी भी बड़ी बड़ी एटम बम हैं और जितने भी पूरी दुनिया में जो अरबों खरबों रुपया डॉलर डेली एटम बम पर, और जो वही मैं आपको पूछना चाह रहा था, आपने एक और किताब लिखी है, नो वॉर नेवर वॉर। तभी दुनिया में बहुत से देश हैं अरबों खरबों खर्चा कर रहे हैं टैंक में, हेलीकॉप्टर में, जेट में, तो वॉर तो लगा ही रह रहा है। हाँ, लेकिन किसी भी देश से पूछिए कि आपको एटम बम बना के, वो कहते हैं हम अपने सेल्फ डिपेंड के लिए बना रहे। एटम बम कभी भी सेल्फ डिपेंड के लिए नहीं बनता, वो एक डर का नाम है। डर का नाम है, इंसान को ही तो मारेगा। हमारे बॉर्डर के पार भी इंसान रहता है, यहाँ भी इंसान रहता है। तो हम पीस की बातें करते हैं। पीस का मतलब होता है जस्टिस, इंसान को जीने का सहारा देना, उसको संभालना, उसको रोटी कपड़ा मकान देना, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, उसको एजुकेशन देना। हाँ, तो वो जो हम जितना भी तमाम जो पैसा खर्च हो रहा है पूरी दुनिया में, अगर वो पैसा एक साल अगर पूरी दुनिया में बम नहीं बने और गोली नहीं, वो बारूद वगैरह नहीं बने, कुछ नहीं बने, उसका पैसा अगर पूरी दुनिया मानव जाति की कल्याण के लिए लगाई जाए तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली दुनिया में शांति आ जाएगी।
आप स्टीफन हॉकिंग से मिले हो? जी हाँ बिल्कुल, मैं उनसे दिल्ली में मिला था। तो वो तो बेचारे बोलने ही नहीं पाते और आज की तारीख में वो जीवित भी नहीं है, लेकिन उनसे मुझे, वो मेरे आइडल हैं, वो मेरे एक बहुत सुंदर आइडल बने थे। उनको देख के भी मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली थी कि वो इंसान जो बिल्कुल एकदम ज़्यादा डिसेबल में हैं और वो कितना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, दुनिया में नाम कमाया, सब कमाया और एक अच्छा लंबा जीवन जिया। उन्होंने 90% डिसेबिलिटी, लेकिन 90 ईयर्स तक उन्होंने अपना जीवन दिया, सुंदर जीवन दिया। तो हमारे अंदर भी वो एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी पॉजिटिवनेस था, इसलिए वो अपने डिसेबिलिटी से लड़ते हुए एक अच्छा जीवन मुस्कुराते हुए जिए। अब जब आप खुद व्हीलचेयर पे बैठ के जब हॉकिंग से मिले, तब पर्सनली आपका फीलिंग्स क्या आ रहा होगा, या वो भी क्या सोच रहे होंगे? मैंने उससे पहले उनका लेक्चर सुना था अपना दिल्ली में ऑडिटोरियम में। तो उनको, वो जब मैं उनसे मिला था उसके प्रोग्राम के बाद में, तो वो मुझे देख के मुस्करा रहे थे। तो उनकी जो फीलिंग है वो बड़ी पॉजिटिवनेस थी फीलिंग, और वो मुझे कुछ कह नहीं पा रहे थे मुझसे, लेकिन वो मुस्करा रहे थे और सिर हिला रहे थे, और मैं भी उनको विश कर रहा था सिर हिला के, और मैं भी उनको वैसे ही रिस्पॉन्स कर रहा था। तो वो जो रिस्पॉन्स था वो मुझे समझ रहे थे और मैं उनको समझ रहा था। आपका ऐसा कोई वाकया हो जो मेमोरेबल हो, आप काम करने रहे या पीस करने गए हो, जो आप भूल नहीं पाते, वो कोई हादसा या घटना? हाँ, ऐसी घटना मेरे साथ दंतेवाड़ा में हुई थी। जब मैं छत्तीसगढ़ में जहाँ नक्सलाइट्स रहते हैं, मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पे मुझे गवर्नर साहब की तरफ से मुझे रिकमेंडेशन किया गया था। वहाँ के जो डीएम सर हैं उनकी वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वहाँ पर दंतेवाड़ा में मुझे कहा गया था कि आपका फ़ोटो आ गया है नवभारत टाइम्स में, और आपको बारे में बता दिया है कि आप दंतेवाड़ा जा रहे हैं। वो सबको पता लग गया है, वहाँ तो शांति को लेके बहुत ज़्यादा खतरा है, सब कुछ है। तो मैं चला तो गया, लेकिन ईश्वर का नाम लेके चला गया, और ये सोच के कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, लीडर नहीं हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट तो जब बोल नहीं रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पर जब जगह जगह आश्रम में, गर्ल्स स्कूल्स में, और वहाँ के डीएम सर ने सभी टीचर्स को एक ही जगह बुला लिया था, सभी स्कूलों से। जब वहाँ स्पीच हुई, बहुत अप्रिशिएट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ के न्यूज़पेपर में मेरे बारे में कुछ नहीं छापा गया ताकि मेरे साथ खतरा नहीं हो। तो उनको, मुझे वहाँ पर जो डर लग रहा था, लेकिन वहाँ जाकर जब मैंने देखा कि वहाँ पर लोगों ने मेरा साथ दिया है, ताली बजाई है उल्टा, और मुझे अप्रिशिएट किया है कि एक इंसान इस हालत में रहकर वो अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि हर एक बुरे इंसान, चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, कितना भी उसके मन में पाप है को, या इंसान को गलत मानता है, लेकिन वो दया जो ईश्वर ने उसके मन में बनाई है, शांति को लेके जो दया है, वो उसके मन में कहीं ना कहीं अच्छा काम करती है। और वो दया ही, वो सब ने मेरे साथ भी इंसाफ किया। कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ, कश्मीर में भी बहुत डर दिखाया गया था, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। केवल मैंने देखा तो मेरी तालियां बजी मेरे लिए, अच्छे काम के लिए। और ऐसा ही मुझे दंतेवाड़ा से मैं खुशी खुशी आ गया। जब वापस आ गया तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे सोशल वेलफेयर के, वो मेरा वेट कर रहे थे वहाँ पर। उन्होंने मुझे बताया आकर, तब आके, जब आप यहाँ पहुँच गए हो, आप रायपुर दंतेवाड़ा से, तो हमारी जान में जान आई है कि अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता। लेकिन ईश्वर ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे साथ जो वहाँ जो वो 2 सिविल जज रह रहे थे, जो मेरे साथ में कमरे में सर्किट हाउस में दंतेवाड़ा में, जब मैंने उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने भी मुझे शाबाशी दी थी, और उन्होंने मेरे से बहुत सारे सवाल किए थे शांति को लेके। तो वो उस सवाल से खुश थे, और उन्होंने ये पूछा था मुझसे कि आपको, मतलब इस एरिया में ऐसी जगह पर आकर आप शांति की बातें कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, और इस हालत में आके आप कर रहे हैं, वास्तव में आपको सल्यूट करना चाहिए उन्होंने कहा था कि हमारा जो सिविल कोर्ट होगा उसमें भी हम शांति की बातों को लेके जजमेंट करेंगे। अभी फ़िलहाल बहुत सारे यूथ और इंटरेस्टेड पीपल वो आपके साथ जुड़ रहे हैं काम करने के लिए, या आप टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका मिशन आगे चल के जारी रहे?
नहीं, मैं कोई भी ऐसा टीम नहीं बना रहा हूँ, कोई भी अपना काम नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, अकेला चलो वाला मैं रोल अदा कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हज़ारों लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं। अपने आप अच्छाई को लेके और अच्छाई को लेके, शांति को लेके, कि एक इंसान इतना अच्छा काम कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए, तो इसमें जुड़ जाते हैं। वो मेरे लिए एक टीम ही है। त्रिपुरा में आने का मकसद आपका, एक तो है आपका जन्मभूमि है, आप यहाँ पे जन्मे हुए हो, डेफिनेटली आप वहाँ भी जाओगे, तो त्रिपुरा में आपका क्या काम करने का मतलब प्लानिंग क्या है? मेरी त्रिपुरा में मेरा क्योंकि जन्म स्थान है मेरा, और मेरा बचपन यहाँ कटा जब मैं नॉर्मल था। मुझे डिसेबिलिटी नहीं थी, बड़ी बात है। मैं बिल्कुल उछलता कूदता सब कुछ था। तो मुझे अपने बचपन की याद आती है कि मैं किस तरह से खेलता था, अम्बासा बाज़ार में खेलता कूदता था, भागता दौड़ता था, सर्कस देखता था, दुर्गा पूजा मनाता था। तो यहाँ अगरतला के बारे में मुझे ध्यान आता है। अम्बासा से अगरतला में जो एक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होके हम ट्रक में बैठ के कैसे हम जाते थे, और क्योंकि मिट्टी का रास्ता होता था उस टाइम, छोटा रास्ता होता था। तो पहाड़ों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है अपने मन में, कि क्योंकि मैं इसे अपना नेटिव प्लेस मानता हूँ। हाल फिलहाल में आप पहली बार त्रिपुरा आ रहे हो क्या? इन बीच में आप आ चुके हो 1-2 बार? नहीं, मैं 7 साल से लगातार आ रहा हूँ। 7 साल से लगातार आ रहा हूँ। अभी लास्ट ईयर जो कोरोना में था उस टाइम मैंने मिस किया है ज़रूर, लेकिन 7 साल से लगातार मैं त्रिपुरा आ रहा हूँ। और जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं चाहूँगा कि त्रिपुरा में हर साल आऊँ, और अपने सारे जिनको मैं सबको दादा दादी दीदी कहता हूँ, सबसे प्यार से मिलूँ। और आप लोग के पास आके मुझे लगता है कि मैं आपके अपने भाइयों बहनों के पास आ गया। त्रिपुरा का स्कूल या बच्चे को लेके आपने अभी तक कोई काम किया है? कहाँ पे गए हैं आप? हाँ, बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ। अगरतला के बहुत सारे स्कूलों में मैं जा चुका हूँ पहले। और जब मुझे वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे में यहाँ पे इनवाइट किया था एज ए गेस्ट, मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 4 साल पहले, और उस टाइम में बहुत सारे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, और बहुत सारे स्कूल हैं जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं, वहाँ पे गया था। आश्रम में गया था। ऐसे ही मैं अम्बासा में, कुलाई में, और वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ के जो वो है आपका कमलपुर एरिया है, उस तरफ बहुत सारे स्कूलों में मैं जा चुका हूँ, और अभी जाना बाकी भी है। एक चीज़ आपके एक्सपीरियंस से जानना है, हाल फिलहाल हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, किसी प्रेशर के वजह से हो सकता है, पढ़ाई के प्रेशर के वजह से हो सकता है, सुसाइड कर ले रहे हैं। ये 1-2 जन ही होंगे शायद, फिर भी क्या लगता है ये जीवन से हार जाना, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? बहुत सारे कुछ डॉक्टर यहाँ पे पढ़ रहे थे, ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, ये सुसाइड के केसेस आए हैं सामने, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो वो लोगों को जो पढ़ाई का प्रेशर नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगा, जीवन एक पवित्र और सुंदरता का नाम है। अगर हम इस सुंदर किताब को पढ़ लेते हैं, जीवन का सत्य को पहचान लेते हैं, जीवन के सत्य की राह पर चल पड़ते हैं, जो शांति की राह है, अगर हम पहचान लेते हैं, तो हमारा कष्ट नहीं रहता। तो हमारा जो जीवन में डिप्रेशन हमको छू ही नहीं सकता, डिप्रेशन हमारा नहीं आ सकता। एजुकेशन, लाइफ की एजुकेशन के बारे में जानना, लाइफ के बारे में जानना, ये है रियल एजुकेशन। शांति मिशन, इसी का तो सुंदर नाम है। जो शांति एजुकेशन जो है वो मैं इसी के लिए बताता हूँ कि जीवन को कष्ट में नहीं हारना है कभी भी। हम कितने भी कष्ट में आ रहे हैं, हमारा काम है मुस्कुराना, हमारा काम है दूसरों को हेल्प करना, हमारा काम है अपने आप के साथ साथ दूसरों की मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। यही अच्छी एजुकेशन है जो ईश्वर चाहता है हमसे, जी, कि मैंने आपको लोगों को इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। अगर आप अपने जीवन को सुसाइड करते हैं या उसको किल करते हैं और अपने आप को, तो इससे ये एक ईश्वर की निगाह में भी और एक पाप है, और तो हमें इस पाप से बचना है। और हमको ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अगर मैं अपने आप को मानता हूँ इस बात को कि मेरे सामने ऐसे केसेस ले आओ,
मैं कहता हूँ कभी भी वो भूल के भी सुसाइड करने का नाम नहीं लेंगे। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, मैं खुद के लिए, मैं मेरे बच्चे के लिए, मैं मेरी फैमिली के लिए ओनली, खुद के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो, खुद का करियर, खुद का फैमिली, खुद का पैसा, ये एक ट्रेंड चल रहा है अभी। ये इसको मैं एंटी पीस कहूँगा। ये सेल्फ मोटिव होना, अपने लिए जीवन जीना। हमारा जीवन अपने लिए नहीं बना है, हमारा जीवन दूसरों के जीवन जीने के लिए बना है, हमारा जीवन दूसरों को सहारा देने के लिए बना है। हमारे जीवन का जो सपना है वो शांति मिशन का की रिचनेस होनी चाहिए, शांति थॉट की रिचनेस होनी चाहिए। वो जब शांति थॉट की रिचनेस होगी तो अपने आप ही हमारे जीवन में ब्यूटी आ जाएगी। हमारे जीवन में जो गरीबी है वो हमसे दूर हो जाएगी और वास्तव में हमारा जीवन एक वो चीज़ हम पालेंगे जिसे हम कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि रिचनेस पैसे में नहीं है, रिचनेस हमारे विचारों में है, हमारे सुंदर बोलों में है, दूसरों की सेवा करने में है रिचनेस। जब इंसान ये समझ जाएगा तो वो इंसान कहलाएगा। काम की बहुत कमी है देश में, यूथ ज़्यादा है, यूथ डोमिनेट करते हैं इंडिया को, लेकिन काम की कमी भी बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन उससे भी कुछ आ रहा है। तो उन लोगों को आप कैसे मोटिवेट करते हो? मैं उनको इसी मिशन को लेके मोटिवेट करता हूँ कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कश्मीर गया था तो वहाँ के यूथ के साथ में मेरी मीटिंग हुई थी, तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को एंटी पीस की बातें कर रहे थे वो लोग बहुत ज़्यादा। और तो मैंने उनको यही समझाया था कि शांति से ही आपका जीवन चलेगा। आप में से एक जना हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि जिसको शांति से प्यार नहीं है। उनमें से कि सबने कहा नहीं शांति तो हमारे लिए पहले है। मैंने कहा शांति कश्मीर की जो ब्यूटी है उसका क्या सुंदर नाम क्या है? शांति है, इसलिए ब्यूटी है, वहाँ की वैलीज़ है। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है दुनिया का। तो वो स्वर्ग को हम आप ही तो मिलके बनाएंगे, यहाँ के सिटीजन तो आप ही तो यहाँ के चौकीदार हैं। तो आपके अंदर शांति होगी तो ये दोबारा से स्वर्ग बन जाएगा। पहले भी तो स्वर्ग था और दोबारा बन जाएगा, तो अब दोबारा से उसमें स्वर्ग आने लगा है कश्मीर को लेके। और तो मैंने अपने जीवन में जितना मोटिवेट कर सकता हूँ, इंसान को जीवन जीने की राह दिखला सकता हूँ, उसको जीवन के प्रति प्रेम दिखला सकता हूँ, उनके आंसुओं को पोंछ के उनको मुस्कुराने की हिम्मत दे सकता हूँ, वो मैं अपना काम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सभी के अंदर एक अच्छी गुण होने चाहिए, इसी को तो एजुकेशन कहते हैं। आप प्रधानमंत्री जी से मिले हो या इनसे कोई वार्ता मिली है आपको? मैं मोदी साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो अपने जीवन में बहुत अच्छे इंसान हैं और उनसे मैंने प्रेरणा पाई है। और मैंने अपनी किताब में भी उनके बारे में जिक्र किया है, जब जो प्रेरणा मैंने पाई थी उनके बारे में जिक्र किया है। और उन्होंने कुल मिला के जो मुझे एप्रिशिएशन एक लेटर भेजा है हैप्पी न्यू ईयर के, उसमें उन्होंने जो बात लिखी है उससे मुझे और हिम्मत आई है अपने देश के लिए काम करने की। त्रिपुरा को लेके बात करते हैं। 7 बार आप लास्ट 7 ईयर से आप आ रहे हो। तब का त्रिपुरा, जब आप यहाँ पे खेलते थे, कूदते थे, आपके आँखों में जो त्रिपुरा था और आज के तारीख में जो त्रिपुरा है, चेंजेस तो बहुत होंगे। आपके नज़रिए में त्रिपुरा कितना बदला है? त्रिपुरा में काफ़ी बदलाव आया है, ख़ासतौर से एजुकेशन को लेके मैंने देखा है, डेवलपमेंट को लेके देखा है। लोगों के अंदर काफ़ी मतलब जो एक गरीबी थी वो मैं इतना नहीं देख रहा हूँ, बहुत कम देख रहा हूँ। और जो लोगों के अंदर खुशहाली में ज़्यादा देख रहा हूँ। त्रिपुरा के जो गांव हैं, ख़ासतौर से अम्बासा के मैंने देखा, कुलाई के देखे और दूसरी जगह के देखे। और जो हाईवे वगैरह मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा चेंज हो गया है। काफ़ी पहले में तो बहुत मुश्किल होता था जाना आना, अब हाईवे में भी काफ़ी डेवलपमेंट है। और लोगों के अंदर मैंने देखा है काफ़ी कुछ बहुत सारा चेंजिंग है। लेकिन ये जो नेगेटिविटी जो लोगों के अंदर एक मतलब अपना स्वार्थ आ गया है पैसों को लेके,
अपना 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 जो आ गया है, ये जो है ना स्वार्थ को ख़त्म करना पड़ेगा। तो त्रिपुरा क्या, पूरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। आगे चल के अपने जो भी दर्शक हैं, देख रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं त्रिपुरा के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना जन्मभूमि है। पूरी दुनिया में या इंडिया में कहीं भी मेरे पास ना कोई लैंड है, ना कोई अपना घर है, केवल सरकारी मकान है, ना कोई अपना धन है। लेकिन मैं इसी त्रिपुरा को अपना जीवन आगे का देना चाहता हूँ, मिशन को लेकर। अगर मुझे त्रिपुरा सरकार की तरफ से ये आशीर्वाद मिले, मुझे मौका मिले अपने मिशन को लेकर काम करने का, तो मैं यहाँ दोबारा आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे मेरा जन्म हुआ वहाँ मेरा सपना है, वहाँ पे मेरा मरण भी हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अपने मिशन को लेके और आगे बढ़ूँ। और त्रिपुरा के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन में हिम्मत नहीं हारना, कष्टों के आगे कभी रोना नहीं। कोरोना से लड़ने का सबसे सुंदर शक्ति शांति के विचार हैं, शांति के बोल हैं। और अच्छे सोचो तो मैं समझता हूँ कोई कोरोना क्या, आपको कोई भी बीमारी आपको पकड़ नहीं सकती। आप अपना ध्यान अपने आप आपको रखना पड़ेगा। और यही शांति कहता है कि एकला चलो, हमें जीवन में जो मिला है, अपना जन्म मिला है, उसको सुंदर ढंग से बिताना है। आपने मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, बाधाएं बांध नहीं सकती आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं बांध नहीं सकती आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं रोक नहीं सकती मर के जीने वालों को। मेरा सबको नमस्कार। আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম সাগর পরাশ্রীর সঙ্গে, এবং এই মানুষটির সবচেয়ে যে বিষয়টা আমায় দাগ কেটেছে, যে তিনি যখন বুঝতে পেরেছেন যে ইনি প্রায় 90% ডিসেবিলিটির শিকার, সেখান থেকে এই শান্তির বার্তাকে পাথেয় করেই কিন্তু তিনি এগিয়ে চলেছেন। এবং তিনি যেটা বলছেন শান্তি শক্তি, এবং এই পিস পাওয়ারকে ভর করেই তিনি কিন্তু গোটা দেশ দুনিয়া এখন ঘুরছেন, এই শান্তির বার্তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন সর্বত্র। এবং তিনি যেটা ভাবেন নিজেকে, যে আমি একজন সেলিব্রিটির চাইতে কম নই, তাই সেভাবেই তিনি নিজেকে ভাবেন, হাসি খুশি থাকেন, এবং ভেতরে তার বিন্দুমাত্র কোনো আক্ষেপ নেই যে তিনি ডিসেবল হয়ে গেছেন বা ইনি নিজে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। ওনাকে খাইয়েও দিতে হয় আরেকজন লোককে, বা ওনার পোশাক পরিয়ে দিতেও একজন লোকের দরকার হয়, এই জায়গাটা তিনি বোঝেন। কিন্তু তারপরেও তার সেই অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরেই তিনি কিন্তু এখন একজন মোটিভেটর হিসেবে কাজ করছেন, মেন্টর হিসেবে কাজ করছেন। ওনার প্রজেক্ট নিয়ে উনি ঘুরছেন গোটা দেশময়। তো যাদের মনে এখনও নেগেটিভ এই ধরনের চিন্তা ভাবনা মানসিকতা রয়েছে, আমার মনে হয় তিনি একটা এক্সাম্পল, বড় এক্সাম্পল এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে। এবং অনেক এমন অভিভাবক রয়েছেন যার পরিবারে এই ধরনের সন্তান রয়েছেন, ফলে হতাশ হওয়ার জায়গা নেই। কে জানে তার মধ্যেই হয়তো আরও বিরাট কোনো সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে, যা হয়তো তাকে বিশ্ববিখ্যাত করে তুলতে পারে। হয়তো সেই জায়গায় পৌঁছে দেওয়াটার দরকার রয়েছে। अच्छे रहेंगे आप, हैप्पी रहेंगे, उसी तरह खुद को शाहरुख खान या अमिताभ समझ के आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी तरफ से गॉड ब्लेस। আমাদের এই অনুষ্ঠান আমাদের এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। আমরাও চাইবো সাগর সাহেব এখানে আসুন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করুন, ওনার শান্তি মিশন আরও অনেক দূর এগিয়ে যাক। ভালো থাকুন উনি, এবং ভালো থাকুন আপনারা যারা এই নিউজ ভ্যানগার্ডের বিশেষ অনুষ্ঠান দেখছিলেন। নমস্কার।